नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ये करंट अफेयर की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन। इसका मार्च 2025 का संस्करण आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके कई जो सेक्शंस हैं अलग अलग, उनके छोटे छोटे वीडियो बना करके मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा उसमें फरवरी, जनवरी 2025, दिसंबर 2024 इसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी होंगी। तो अगर आप करंट अफेयर्स को धीरे धीरे तैयार करना चाहते हैं आसान तरीके से, तो आप अपने खाली समय में इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मित्रों, इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस विषय पर अपना वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पहला इसमें जो टॉपिक है वो है यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु 6 सूत्रीय योजना। 18-19 जनवरी 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारी जो है एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविक, ये यूरोप के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त हैं, इनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के निर्माण के लिए 6 व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया। इसमें जो 6 व्यापक सिद्धांत हैं वो सब वही है जो हर बार सामने आते हैं। एक तो साझा मूल्य, अर्थात लोकतंत्र, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, इनके आधार पर साझेदारी स्थापित करना। निष्पक्ष व्यापार एजेंडा, जिसमें कहा गया कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर किया जाए और छोटे मध्यम किसानों मछुआरों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, अर्थात जीरो डिफेक्ट जीरो प्रभाव, अर्थात ऐसी चीजें का प्रोडक्शन किया जाए जिनमें अच्छी गुणवत्ता हो और अगर वो फार्मा सेक्टर से है तो जीरो उसके साइड इफेक्ट ना हो, नहीं तो यूरोप की मार्केट ऐसे सामान को एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके अलावा तकनीकी सहयोग, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति करना, एक साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध लोचशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें, जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था के जो टूल्स हैं उनमें सरकारी गतिविधियां शामिल होती हैं। जब सरकार जो है आर्थिक मजबूती लाना चाहती है तो वो अपनी तरफ से कुछ पैसे को बाजार में इंट्रोड्यूस करती है, कुछ आर्थिक गतिविधियां करती है जिससे कि बाजार में मूवमेंट हो। इन्हीं को जो है गैर बाजार अर्थव्यवस्था के टूल्स जो है कहते हैं। इसके अलावा सतत विकास, इसमें कहा गया है कि विभिन्न स्तरों का सम्मान करते हुए और विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत का पालन करना और सतत विकास का सहयोग करना। पारस्परिक विकास, अर्थात एक दूसरे को दोनों लोग लाभान्वित हों, इस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये 6 सूत्रीय सिद्धांतों की आवश्यकता क्या है? उसका आवश्यकता इसलिए है कि एक नए भारत यूरोपीय संघ की जो है रणनीतिक एजेंडे का निर्माण करना, इसमें जिससे कि मुक्त व्यापार समझौता और नए राजनीतिक संबंध, इस प्रकार की चीजों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। और वर्तमान में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, सबसे बड़े वैश्विक चुनौती तो ट्रंप है। तो आप जान लीजिए, ट्रंप साहब ने सभी बाजारों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं, इसीलिए यूरोप भी अब भारत की तरफ देख रहा है। दूसरा जो कारण है भारत यूरोपीय संघ संबंध। भारत यूरोपीय जो संघ संबंध है, रणनीतिक साझेदारी 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे और दोनों पक्षों ने वर्ष 2005 में राजनीतिक आर्थिक विकास सहयोग और यूरोपीय संघ भारत संयुक्त कार्य योजना को अपनाया था। उसी पर आगे बढ़ना है। भारत और यूरोप संघ वर्तमान में 2023-24 में जो द्विपक्षीय व्यापार था वो $180 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। और भारत जो यूरोपीय संघ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और कुल इनका जो FDI अनुपात है वो 117.34 बिलियन का है। अर्थात भारत के लिए यूरोप एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है और यूरोप की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत उनके काम आ सकता है। तो चलिए मित्रों, अगला टॉपिक देखते हैं,
सातवीं भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता 2025 को नई दिल्ली में सातवीं भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन हुआ। इसकी जो सह अध्यक्षता है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर और फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं रणनीतिक महानिदेशक एलिस रूफो ने की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, बहुपक्षवाद अर्थात मल्टी जो पोलर वर्ल्ड है उसको बढ़ावा देने, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, नौवहन की स्वतंत्रता के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के महत्व को उजागर किया। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक महत्व, शांति, सुरक्षा, सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत और फ्रांस के आपसी सहयोग और उनकी भूमिका को भी रेखांकित किया। इसमें जो वार्ता के नए बिंदु निकल के आए हैं वो है स्वतंत्र एवं खुले हिंद महासागर क्षेत्र की प्रतिबद्धता, अर्थात जो इसमें चाइना का हस्तक्षेप हो रहा है वर्तमान में हिंद महासागर में, दोनों देश इसके विरोध में हैं और वो चाहते हैं कि हिंद महासागर दुनिया के सभी देशों के लिए व्यापार करने के एक खुले जो रास्ते के रूप में उपलब्ध रहे। दूसरा है रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना। दोनों देश जो है समुद्री सुरक्षा, संसाधनों के सतत उपयोग, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपसी समर्थन और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त प्रयास। इसमें जो समुद्री खतरे क्या हैं, जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद, जो तस्करी, इन सब चीजों पे जो दोनों देश है वो मिलकर के काम करेंगे। सूचना का बेहतर आदान प्रदान। इसमें जो हिंद महासागर क्षेत्र है जिसमें भारत सबसे बड़ा लीडर है, उसमें क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र सेशेल्स और क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र मेडागास्कर के बीच में सहयोग बढ़ाना है। ये जो तीन बिंदु हैं ये पूरे हिंद महासागर के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं और इनके बीच में अगर सूचनाओं के आदान प्रदान सुचारू रूप से होता रहा तो जो भी समुद्री खतरे हिंद महासागर में हैं उनसे समय पे निपटा जा सकता है। जैव विविधता और महासागर संरक्षण, इनका भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उद्देश्य है कि हिंद महासागर में जो समुद्री जैव विविधता है उसको भी संरक्षित किया जाए और व्यापार और जो ट्रेड है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। अब हिंद, आप सोच रहे होंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस कहां से आ गया, तो एक द्वीप है ला रियूनियन, दूसरा द्वीप है मयट और अंटार्कटिक भूमि पर फ्रांस का राजनीतिक क्षेत्राधिकार है। अर्थात ये द्वीप जो है फ्रांस के कब्जे में है और अंटार्कटिक में भी फ्रांस की उपस्थिति है और इस द्वीप की जो संयुक्त जनसंख्या है वो 1 मिलियन से अधिक है। इस प्रकार जो फ्रांस है वो पूर्णतया एक हिंद महासागरीय देश भी बन जाता है। इसकी सदस्यता जो है फ्रांस जो है 2 क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है। पहला संगठन है हिंद महासागर आयोग, इंडियन ओशन कमीशन, और दूसरा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, दोनों का जो है सदस्य है। ये आपको हो सकता है अभी तक न मालूम रहा हो कि फ्रांस भी एक हिंद महासागरीय देश है। अगला टॉपिक है भारत अमेरिका परमाणु समझौते के क्रियान्वयन पर प्रगति। 6 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने घोषणा की कि अमेरिका लंबे समय से चले आ रहे उन नियमों को हटाने के प्रयासों को अंतिम रूप दे रहा है जिनके कारण भारत की परमाणु संस्थाओं और अमेरिकी कंपनियों के बीच में असैन्य परमाणु सहयोग में बाधा आ रही है। इसमें करेंगे क्या, इसमें प्रतिबंधों में ढील देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय परमाणु संस्थाओं जैसे भाभा परमाणु संस्थान, बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान, आईजीकार, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL और अमेरिकी संस्था सूची से प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो भारत के परमाणु संस्थान और अमेरिकी कंपनियों के बीच में सहयोग को बढ़ाने में आसानी होगी, व्यापार को बढ़ाने में आसानी होगी। भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो है उसको क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये यूएस एंटिटी लिस्ट क्या होती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एंटिटी लिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। इसका उद्देश्य जो है कुछ विदेशी संस्थाओं को अमेरिकी मूल के सामान सेवा प्रौद्योगिकी से पहुंच से प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। तो भारत के कई जो संस्थान थे परमाणु संस्थान,
वो यूएस की एंटिटी लिस्ट में शामिल थे, जिसके कारण वो वहां से कोई भी बिजनेस या कोई भी लेन देन नहीं कर पा रहे थे। तो अब इन देशों, इन संस्थाओं को यूएस एंटिटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आइए देखते हैं ये भारत अमेरिका परमाणु समझौता है क्या, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो वर्ष 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो है एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसने परमाणु अप्रसार संधि अर्थात एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच प्रदान करती थी। नहीं तो अमेरिका ने इस प्रकार की शर्तें लगाई थी कि जो विश्व में वो उसी को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा जो एनपीटी पर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर जो है हस्ताक्षर करेगा। भारत ने अपनी सुरक्षा जरूरतों के कारण एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लोगों को लगा था कि अब भारत को का डेवलपमेंट, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अमेरिका से ये समझौता हुआ और उसका लाभ भारत को मिला। ये द्विपक्षीय समझौता अमेरिका परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसको 123 समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाना, भारत को अमेरिका व अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह देशों से परमाणु प्रौद्योगिकी व ईंधन तक पहुंच मिल सके। ये जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, एनएसजी, इनके द्वारा भारत को उसके बाद परमाणु टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल उपलब्ध होता रहा। भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच में बैठक, यह है हमारा अगला टॉपिक। 8 जनवरी 2025 को दुबई में भारत विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुताक्की के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत की उसके साथ यह उच्चतम स्तर की बातचीत थी। इसमें बिंदु क्या बात थे? व्यापारिक और वाणिज्यिक सहयोग। इसमें यह था कि भारत जो है मानवीय सहायता कार्यक्रम को जो है अफगानिस्तान में चलाता रहे और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग भारत जो है करेगा। भौतिक सहायता, इसमें यह सहमति बनी कि भारत जो है शरणार्थियों के पुनर्वास, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अफगानिस्तान को आगे भौतिक सहायता देता रहेगा। खेल सहयोग, इसमें कहा गया कि जो क्रिकेट को जो है आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए इसको भी, क्रिकेट को भी यूज किया जाएगा। भारत तालिबान संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है? इसमें भारत ने अगस्त 2021 में काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था तथा तालिबान के साथ संबंधों का संचालन काबुल में दूतावास के बाहर स्थित एक तकनीकी टीम के स्तर पर किया जा रहा है। अब भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन उसने हाल ही में तालिबान प्रशासन को मुंबई में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास में एक महावाणिज्य दूत को नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। मतलब हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है 1-2 साल में हम भी तालिबान को मान्यता दे दें। जो भारत अफगान नीति का जो आधार है वो वर्ष 2021 से ही यह भारत कहता आ रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति जो उसकी नीति है वो तालिबान से प्रेरित या प्रेरित नहीं होती है, वो अफगान लोगों के लिए मानवीय विचारों से प्रेरित है। इसी के उद्देश्य से उसने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 27 टन भूकंप राहत सामग्री, ये सब चीजें भेजी हैं। इसके अलावा कोविड-19 के समय बड़ी भारी मात्रा में वहां पर कोविड के टीके भी भेजे थे। तालिबान की स्थापना के पूर्व दोनों देशों के बीच में मैत्री संधि जो है 1950 में हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। कब तक? जब तक तालिबान जो है सरकार नहीं बनाया तब तक बहुत ही अच्छे संबंध रहे और 2021 के बाद संबंधों में कुछ कमी आई, लेकिन अब फिर से दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। 14 से 18 जनवरी 2025 को सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा भारत का दौरा किया गया। ये जो थर्मन षणमुगरत्नम की सिंगापुर के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद भारत की पहली यात्रा है।
16 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। भारत एवं सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक संयुक्त लोगो का भी अनावरण किया। इसमें भारत और सिंगापुर के राष्ट्रीय ध्वजों के रंग कमल भारत का राष्ट्रीय फूल और ऑर्किड सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल, इसके साथ ही 60वीं वर्षगांठ की महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाने वाला अंक 60 शामिल है। तो एक नया लोगो भी जो है प्रदर्शित किया गया। भारत सिंगापुर संबंध वर्ष 2015 में दोनों देशों के मध्य स्थापित रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी कर दिया जाएगा। ये जो है इस यात्रा का उद्देश्य है। तो चलिए मित्रों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो सेक्शन था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।